नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी की सौगात, शकुंतला यूनिवर्सिटी में अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संकाय भवन का किया शिलान्यास, स्टूडेंट्स को वितरित किए टैबलेट। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू। निघासन में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, तो वहीं बस्ती में भी हटवाए लाउडस्पीकर। धर्म गुरुओं से भी की गई समझाइश। यूपी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में चलाया गया बॉर्डर सुपरविजन कार्यक्रम। हर बुधवार सुनी जाएंगी ग्रामीणों की समस्याएं। यूपी में फिर बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 261 नए केस। लखनऊ के स्कूलों में भी फैला संक्रमण। अमरोहा में एक की मौत। यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट। पूरे प्रदेश में चलेंगी गर्म हवाएं। अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब। बुधवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा झांसी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संकाय भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संकाय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टैबलेट भी वितरित किए। आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है। हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही ऋषि अष्टावक्र की ओर जाता है। मध्यकाल में भक्ति काल के एक महाकवि हुए थे सूरदास। उनकी रचनाओं से कौन ऐसा भारतीय होगा और हिंदी साहित्य का कि मैं रुचि रखने वाला कौन ऐसा
भारतीय होगा जो महाकवि सूरदास से अभिभूत न हुआ हो। और आपने देखा होगा जब सूर और तुलसी की भक्तिकालीन रचनाओं की हम तुलना करते हैं तो हमें कहीं भी सूरदास ऐसा नहीं लगता है कि वह जन्म से दृष्टिबाधित रहे हों। उनकी रचनाएं हमें एक नई दिशा दे देती है। और मित्रों, यही नहीं, हम लोगों ने दुनिया के अभी हाल ही में जिनका शरीर शांत हुआ है, दिवंगत हुए हैं, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जनों ने अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवा करके अपनी इस असीम ऊर्जा को सबके सामने उसकी अलग छाप छोड़ी है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम तो दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश में हम सबको जन्म लेने और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है, और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। यूपी के बस्ती में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। इसके साथ ही सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से भी इस विषय में बातचीत कर उन्हें समझाया गया। सभी धर्म के लोग कोर्ट के आदेश का पालन करने में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सभी लाउड स्पीकरों को उतरवाने का कार्य कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में शासन के द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में मेरे और डीएम मैम के द्वारा जनपद बस्ती के समस्त धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग की गई थी, जिसमें उनको इन निर्देशों और आदेशों के बारे में अवगत कराया गया था। जिसके क्रम में ये निर्धारित किया गया है कि जो धार्मिक संस्थान है वहाँ जो भी लाउड स्पीकर लगे हैं उस क्षेत्र में कितने डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए, उस डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ें ना हो, ऐसे आदेश निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी संप्रदाय के जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उन्होंने इन आदेश निर्देशों को हाथों हाथ लिया और हम सबको वादा किया कि जो भी उनके धर्म स्थल हैं वहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो इस निर्धारित ध्वनि सीमा का तहे दिल से स्वागत करते हैं, इसका पालन करेंगे। और इसी क्रम में कई जगह पर लोगों ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे हैं। लखीमपुर खीरी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तहसील निघासन में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सुबोध कुमार जायसवाल ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सीमा से सटे गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए
पुलिस ने बॉर्डर सुपरविजन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक हर बुधवार को बॉर्डर के अलग अलग थानों में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। इसके साथ ही सीमा की सुरक्षा से संबंधित एसएसबी और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक कर सीमा पर आने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाएगा। बॉर्डर सुपरविजन कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने बरगदवा थाना क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और स्थानीय पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसीपी ने बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के साथ नोमैंसलैंड पर कई इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग की और सीमा की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जनपद महाराजगंज में एक नई स्कीम बॉर्डर सुपरविजन स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम बॉर्डर के थानों पर हर बुधवार को विस्तृत बैठक रख रहे हैं। उसमें थानों के निरीक्षण, आगंतुकों की समस्या के साथ साथ वहां पर हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसी जैसे एसएसबी है और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ समन्वय करते हुए बॉर्डर की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही बॉर्डर के लगे गाँव वहाँ पर जाके ग्राम चौपाल लगा के वहाँ की भी समस्याएं और वहाँ के लोगों के सुझाव और उनकी अगर पुलिस से कोई अपेक्षाएं हैं तो उसको पूरा करने का एक पूरा प्रयास किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। और हमें उम्मीद है कि इससे बॉर्डर की समस्याओं का और बेहतर निदान निकाला जा सके। गंगा जमुनी तहजीब के रूप में हमेशा ही अपनी पहचान रखने वाली रामनगरी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह कोशिशें कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से की जा रही हैं। इसको लेकर शहर कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 मस्जिद और एक जगह सड़क पर अपशब्द लिखे कागज को फेंका गया। इस कागज में गैर समुदाय के पवित्र ग्रंथ को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही अयोध्या पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। इसी के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया गया कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई है और उसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है। और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है और सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करके और तत्काल मुजरिम को हम लोग पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और हम सभी सामान्य नागरिक जनों से, धर्मगुरुओं से, गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से बनी हुई है। 2 धार्मिक स्थलों पर और एक जगह सड़क पर आपत्तिजनक वस्तु और लेखन सामग्री फेंकी गई थी। तत्काल पुलिस टीम को इसकी जानकारी हुई। उन चीज़ों को कब्जे में लेके अभी विधिक कार्रवाई चल रही है, तहरीर प्राप्त हो रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ये किसी शरारती तत्वों का काम है जो कि अमन चैन को खराब करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे सभी समुदाय के जो हमारे धर्मगुरु हैं, गणमान्य साथीगण हैं, हमारे संभ्रांत लोग हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, सबसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। मौके पर कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं, सभी लोग हैं वहाँ पे। धर्मगुरुओं के साथ हम लोग बैठे भी थे। सभी लोगों ने विश्वास जताया कि हम लोग सब मिलके इसका अनावरण करेंगे, जल्दी अनावरण करेंगे और जो दोषी निकलेंगे उन पे कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। यूपी के बस्ती में एवन टीवी पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इसी कड़ी में जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों को उनका हक वापस दिलाया है। डीएम की जांच में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा गबन किया जा रहा था। लेकिन एवन टीवी ने जब इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और इस पूरे प्रकरण को डीएम के संज्ञान में लाया, तब जाकर इस मामले में कार्रवाई हो रही है। डीएम को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बस्ती में तैनात सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों की ईपीएफ का पैसा एनआरएचएम में तैनात जिला अकाउंट मैनेजर और नोडल अधिकारी की मिलीभगत से गोलमाल किया जा रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी कर्मचारियों के ईपीएफ प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एवन टीवी की खबर के बाद सालों से अटके इस मामले का अब जाकर निस्तारण हो गया है और कर्मचारियों को 4 साल बाद उन्हें उनके हक का पैसा वापस मिल गया। मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव बिजली भले ही पहुंचा दी है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के चलते सैकड़ों गांवों के लोगों को महज चंद घंटे ही बिजली मिल रही है। जहां एक और विभाग के अधिकारी कर्मचारी एसी की ठंडी हवा खाते हैं, वहीं गांवों में रहने वाले हर दिन आग उगलती गर्मी झेल रहे हैं।
खबर बस्ती से है, जहां बीआरसी हरैया से स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे विधायक अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तेजी से छात्रों की संख्या बढ़ रही है। रैली के जरिए लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कि आने वाले समय में प्राइवेट विद्यालयों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और जो सरकारी विद्यालय हैं ये सब टॉप पर पहुंच जाएंगे। और आपको जानकारी नहीं है, मैं जब 2017 में विधायक बना तो कई सारे प्राइमरी विद्यालयों गया। मैंने कहा कि आप जागरूकता फैलाइए, जम करके पढ़ाइए, 10% एडमिशन अगले साल बढ़ जाएगा। खबर यूपी से है, जहां जालौन में रात को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और आसपास की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने का प्रयास किया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। की घटना है जी। 2 युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे जी। उनका एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया जी। ट्रैक्टर और जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो एक शादी में थे, वो पास में शादी हो गई थी जी। तो वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने उपद्रव मचाया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसमें आग लगाई और जो आसपास की दुकानों पे उनमें तोड़फोड़ की है। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और जो कोठौन निवासी थे वो भी आ गए थे और जो लोग ने ये उपद्रव किया है उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो घायल थे उनको इलाज के लिए भेजा गया और बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 261 केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 110 और गाजियाबाद में 75 मामले आए हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा जिले में 18-18 केस मिले हैं। प्रयागराज, वाराणसी में 4-4 कोरोना से पीड़ित मरीज मिले हैं, तो मेरठ, झांसी और बाराबंकी के 3-3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान अमरोहा में एक मरीज की मौत भी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद एक बार फिर से कोरोना के एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। अकेले इन 2 जिलों में ही 185 केस रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1384 हो गई है। हालांकि इस दौरान 189 लोग रिकवर भी हुए हैं। लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कैथेड्रल और डीपीएस की 2 छात्राएं समेत राजधानी में कुल 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कैथेड्रल और डीपीएस को 29 अप्रैल तक एहतियातन बंद करवा दिया गया है। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है। इस बीच संक्रमित छात्रों के संपर्क में आने वालों के सैंपल जुटाए जा रहे हैं। कैथेड्रल स्कूल में 9वीं की छात्रा में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसके संपर्क में आने वाले 57 स्टूडेंट्स, शिक्षक और परिवार के सदस्यों की जांच कराई गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यूपी का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म झांसी शहर रहा। यहां का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिन यानी शनिवार तक भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान 60 की स्पीड से गर्म हवाएं भी चलेंगी। हालांकि मौसम सूखा रहेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।